आज हम एक ऐसे रहस्य की पड़ताल कर रहे हैं जिसने 70 सालों से भी ज्यादा समय से ऑस्ट्रेलिया को उलझा रखा है। हाँ, और कहानी कुछ ऐसी है। सोचिए, 1948 की एक सुबह समंदर किनारे एक आदमी की लाश मिलती है। कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं। कोई पहचान नहीं। कपड़ों से सारे लेबल काटे हुए हैं और जेब में बस कागज का एक छोटा सा टुकड़ा है जिस पर लिखा है तमाम शुद्ध। तमाम शुद्ध, जिसका मतलब है ये खत्म हो गया है। बिल्कुल। ये कहानी है समरचन मैन की। और देखिए, ये सिर्फ एक अनसुलझा केस नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक तरह से आईना है। ये दिखाता है कि हम कहानियों को कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं। क्या ये एक कोल्ड वॉर जासूस की कहानी है या फिर एक दुखी प्रेमी की? और आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों पूरी दुनिया 70 साल तक एक जासूसी कहानी पर यकीन करती रही। तो शुरुआत कहाँ से करें? जब पुलिस को वो लाश मिली तो वहां का सीन कैसा था? उनकी शुरुआत वहीं से हुई जहां किसी भी जांच की होती है, क्राइम सीन से। तो बात है 30 नवंबर 1948 की शाम की, एडिलेड का समरटन पार्क बीच। वहां दो अलग अलग जोड़ों ने एक आदमी को देखा जो समुद्र की दीवार से टेक लगा के लेटा हुआ था। और उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा? नहीं, सबको ये लगा कि या तो वो नशे में है या शायद बस सो रहा है। एक ने तो ये भी कहा कि उसके आसपास मच्छर भिनभिना रहे थे, पर वो उन्हें हटा भी नहीं रहा था। मतलब लोग उसे देख तो रहे थे, पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगली सुबह 1 दिसंबर को जब कुछ लोग अपने घोड़ों के साथ वहां से गुजरे, तब उन्होंने उसे उसी जगह पे पाया। और इस बार ये साफ था कि वो सो नहीं रहा था, वो मर चुका था। और पुलिस को पहली नजर में क्या दिखा? क्या कोई हिंसा के निशान थे? यही तो सबसे अजीब बात थी। हिंसा का कोई निशान नहीं था। उसके कपड़े एकदम साफ थे, कोट और टाई भी अपनी जगह पर। यहाँ तक कि उसके जूते इतने पॉलिश किए हुए थे कि लग ही नहीं रहा था कि वो रेत पर चलकर आया है। एक मिनट, वो समुद्र तट पर था लेकिन उसके जूतों पर रेत नहीं थी? हाँ, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है, या तो उसे वहां लाकर रखा गया था। यही पुलिस का भी पहला शक था। और जब उन्होंने उसकी जेबें देखी तो मामला और भी उलझ गया। क्या मिला जेबों में? एक बिना इस्तेमाल का ट्रेन टिकट, एक बस टिकट, 2 कंघे और महंगी सिगरेट जो एक सस्ते ब्रांड के डिब्बे में रखी हुई थी। ये तो बड़ा अजीब है। लोग तो अक्सर महंगी डिब्बी में सस्ती सिगरेट रखते हैं। सही कहा। ये ऐसा था जैसे वो अपनी असली हैसियत छुपाने की कोशिश कर रहा हो। और फिर वो लेबल वाली बात? हाँ, वो चीज जिसने इस केस को एक असली रहस्य बना दिया। उसके कपड़ों से कोट, पैंट, शर्ट, हर चीज से लेबल काट दिए गए थे। हर चीज से? हर चीज से। और उसकी पैंट की एक जेब की मरम्मत एक बहुत ही अजीब नारंगी रंग के मोम वाले धागे से की गई थी। पर कोई बटुआ नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं, कुछ भी नहीं। तो कोई भी ऐसा इंसान जो अपनी पहचान मिटाना चाहे वो यही करेगा, है ना? सारे लेबल काट देगा। या तो वो खुद या फिर कोई और उसकी पहचान मिटाना चाहता था। और यहीं से शक की सुई घूमनी शुरू हुई। और जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो ये शक और भी गहरा हो गया। अच्छा, तो ऑटोप्सी में क्या निकला? डॉक्टरों को मौत की वजह पता चली? वजह तो नहीं, लेकिन कुछ बहुत ही अनोखे सुराग मिले। डॉक्टर ने बताया कि वो 40-45 साल का था, अच्छी कदकाठी, चौड़े कंधे, और उसके हाथों पर कोई निशान नहीं थे। मतलब वो मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं करता था। लेकिन कुछ तो अजीब मिला होगा। हाँ, 2 बातें। पहली, उसकी पिंडलियों की मांसपेशियां मतलब काफ मसल्स बहुत ज्यादा विकसित थीं। और उसके पैर की उंगलियां एक खास तरीके से मुड़ी हुई थी, जैसे वो नुकीले जूते पहनता हो। बिल्कुल। और इसी से ये थ्योरी निकली कि वो एक बैले डांसर हो सकता है। एक जासूस या फिर एक डांसर? कहानी में एक नया मोड़। हाँ, और दूसरा सुराग था उसके दांतों में। उसके सामने के 2 दांत, जिन्हें लैटरल इंसाइजर कहते हैं, वो जन्म से ही नहीं थे। ये एक बहुत बहुत ही दुर्लभ जेनेटिक पहचान थी। लेकिन मौत कैसे हुई? दिल का दौरा? डॉक्टरों ने भी पहले यही सोचा था, लेकिन उसका दिल तो एकदम स्वस्थ था। बाद में एक पैथोलॉजिस्ट ने देखा कि उसके पेट, लिवर और किडनी में खून जमा हुआ है, जो कि जहर का संकेत है। एक पक्का संकेत। लेकिन जब टेस्ट किए गए तो कोई जहर नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? पैथोलॉजिस्ट का मानना था कि ये कोई बहुत ही दुर्लभ और तेज असर वाला जहर हो सकता है, जैसे कि डिजिटैलिस, जिसे उस समय के टेस्ट से पकड़ना लगभग नामुमकिन था। उसने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा, मुझे पूरा यकीन है कि ये मौत प्राकृतिक नहीं हो सकती। तो अब पुलिस के पास एक ऐसा केस था जिसमें एक अनजान आदमी है जिसकी पहचान मिटा दी गई है और जिसकी मौत शायद एक अनजाने जहर से हुई है। वे तो एक अंधेरी गली में पहुंच चुके थे।
उनके हाथ लगभग खाली थे, लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद जनवरी 1949 में उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली। कहाँ, क्या मिला? पुलिस ने एडिलेड रेलवे स्टेशन के क्लोक रूम की तलाशी ली और उन्हें एक लावारिस भूरा सूटकेस मिला। और ये सूटकेस 30 नवंबर को जमा कराया गया था? जी, ठीक उसी दिन। हाँ, ठीक उसी दिन जब समर्टन मैन को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। और क्या वो सूटकेस उसी का था? बिना किसी शक के। जब उसे खोला गया तो अंदर कपड़ों के अलावा एक तेज किया हुआ चाकू, कैंची और सबसे बड़ा सबूत, वो नारंगी धागा। हाँ, वही नारंगी मोम वाला धागा जिसका इस्तेमाल मृतक की पैंट की जेब सिलने के लिए किया गया था। तो अब कम से कम उसके सामान का पता चल गया, लेकिन क्या कपड़ों से उसकी पहचान का कोई सुराग मिला? यहां भी वही कहानी थी। लगभग सभी कपड़ों से लेबल हटा दिए गए थे। लगभग मतलब कुछ पर थे? हाँ, शायद गलती से या जानबूझकर 3 कपड़ों पर लेबल लगे रह गए थे। एक टाई, एक लॉन्ड्री बैग और एक बनियान पर। और उन पर नाम लिखा था टी कीन। टीकीन तो ये एक नाम था। पुलिस को लगा होगा कि बस अब केस सुलझ गया। उन्हें भी यही लगा था, ये पहली असली लीड थी। लेकिन जब उन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलिया में खोजबीन की तो टी कीन नाम का कोई भी आदमी गायब नहीं था। मतलब ये सुराग भी एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया। बिल्कुल, और इससे ये धारणा और मजबूत हो गई कि ये आदमी अपनी पहचान छिपाने में माहिर था। लेकिन असली धमाका तो कुछ महीने बाद हुआ। वो क्या था? जून 1949 में, मतलब शव मिलने के लगभग 6 महीने बाद, एक पैथोलॉजिस्ट फिर से मृतक के कपड़ों की जांच कर रहा था। और इस बार उसे पैंट की एक छोटी गुप्त जेब मिली जिसे पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था, और उस जेब के अंदर कागज का एक कसकर लपेटा हुआ टुकड़ा था। एक गुप्त जेब में, महीनों बाद। ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। उस कागज पर क्या था? उसने बड़ी सावधानी से उसे खोला। उस पर सिर्फ 2 शब्द छपे थे, तमाम शुद्ध। तमाम शुद्ध? इसका क्या मतलब है? पुलिस ने पता लगाया कि ये एक फारसी वाक्यांश है। इसका मतलब है समाप्त हो गया या ये खत्म हो गया है। और ये वाक्यांश उमर खयाम की प्रसिद्ध कविताओं की किताब रुबायात के आखिरी पन्ने से आता है। तो एक तरह का सुसाइड नोट लगता है ना? उसने किताब का आखिरी पन्ना फाड़कर अपनी जेब में रख लिया। हो सकता है। अब पुलिस को उस किताब की तलाश थी जिसका आखिरी पन्ना फटा हुआ हो। उन्होंने जनता से अपील की। और यहाँ कहानी में एक और रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है। कौन? एक आदमी पुलिस के पास आया, लेकिन उसने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त रखी। उसने बताया कि 30 नवंबर की रात को जब उसने अपनी कार समर्टन बीच के पास पार्क की थी तो उसे अपनी कार की पिछली सीट पर यह किताब मिली थी। और क्या वो वही किताब थी? 100% वही किताब थी। मृतक की जेब से मिला कागज का टुकड़ा उस किताब के फटे हुए आखिरी पन्ने से बिल्कुल मैच कर गया। लेकिन किताब के अंदर जो मिला उसने इस मामले को हमेशा के लिए बदल दिया। किताब के अंदर ऐसा क्या था? किताब के पिछले कवर पर पेंसिल से अक्षरों की कुछ लाइनें लिखी हुई थीं जो साफ तौर पर एक कोड की तरह लग रही थीं। एक कोड? और ये सब कोल्ड वॉर के दौरान हो रहा था। एक अनजाना आदमी, एक फारसी किताब और एक कोड। जासूसी वाली थ्योरी तो बनती है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के कोड ब्रेकर्स से लेकर FBI तक सबने कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी उस कोड को हल नहीं कर पाया है। और कुछ था किताब में? हाँ, एक फोन नंबर भी लिखा था। एक फोन नंबर? ये तो पुलिस के लिए जैकपॉट रहा होगा। हाँ, उन्हें भी यही लगा। वो नंबर था जेसिका जो थॉम्सन का, एक नर्स जो उसी इलाके में रहती थी। लेकिन जब पुलिस उससे मिली तो रहस्य सुलझने के बजाय और गहरा हो गया। उसने पहचानने से मना कर दिया? साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने उसे उस आदमी के चेहरे का प्लास्टर कास्ट दिखाया तो जासूसों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कास्ट को देखते ही वो बुरी तरह घबरा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो लगभग बेहोश होने वाली थी। तो जरूर कुछ छुपा रही थी। साफ था। बाद में उसने माला कि उसने रुबायात की एक कॉपी 1945 में आल्फ बॉक्सल नाम के एक आर्मी लेफ्टिनेंट को दी थी। पुलिस को लगा कि यही समर्टन मैन है। तो क्या वो आल्फ बॉक्सल ही था? नहीं। जब पुलिस ने आल्फ बॉक्सल को ढूंढा तो वो जिंदा मिला और उसके पास किताब की अपनी कॉपी भी थी जिसका आखिरी पन्ना फटा हुआ नहीं था। जेसिका या तो झूठ बोल रही थी या आधी सच्चाई बता रही थी। और फिर दशकों तक ये मामला ठंडा पड़ गया। तो हमारे पास एक कोड है जो टूटा नहीं, एक रहस्यमयी महिला है जो सच नहीं बता रही, और एक लाश है जिसकी कोई पहचान नहीं। ये मामला तो दशकों तक लोगों के लिए एक पहेली बना रहा होगा। बिल्कुल। और फिर सालों बाद आधुनिक तकनीक
और एक जुनूनी प्रोफेसर ने इस केस को फिर से जिंदा कर दिया। डेरेक एबॉट। हाँ, एडिलेड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेरेक एबॉट, वो इस मामले से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। उनकी शुरुआती थ्योरी जेसिका के बेटे रॉबिन के इर्द गिर्द घूमती थी। रॉबिन जो एक बैले डांसर था। सही पकड़े, जो समर्टन मैन के बारे में शुरुआती सिद्धांतों से मेल खाता था। और इससे भी ज्यादा, रॉबिन और समर्टन मैन के कानों और दांतों में कुछ दुर्लभ आनुवांशिक समानताएं थीं। एबट को इतना यकीन था कि उन्होंने रॉबिन की बेटी रेचल से शादी भी कर ली। हाँ, डीएनए कनेक्शन स्थापित करने के लिए। लेकिन जब प्लास्टर कास्ट से मिले बालों के डीएनए का मिलान किया गया तो नतीजा चौंकाने वाला था। रॉबिन समर्टन मैन का बेटा नहीं था। मतलब उनकी थ्योरी गलत साबित हुई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2022 में एबट ने अमेरिकी जीनोलॉजिस्ट कोलिन फिट्जपैट्रिक के साथ मिलकर उसे बाल के डीएनए का इस्तेमाल किया और 74 साल बाद उन्हें एक मैच मिला। तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने समर्टन मैन की पहचान कर ली। उसका असली नाम था कार्ल चार्ल्स वेब। वो कोई जासूस नहीं था, वो मेलबर्न में रहने वाला एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उपकरण निर्माता था। कार्ल चार्ल्स वेब, एक इंजीनियर। तो जैसे ही उसकी पहचान हुई, क्या दशकों पुराने रहस्य एक एक करके सुलझने लगे? बिल्कुल, और जवाब इतने साधारण थे कि यकीन करना मुश्किल है। जैसे वो बैले डांसर वाली थ्योरी। हाँ, वो विकसित मांसपेशियां। उसका क्या हुआ? पता चला कि चार्ल्स वेब सामुदायिक फुटबॉल खेलता था। एक एथलीट की मांसपेशियां भी वैसी ही विकसित हो सकती हैं। मतलब ये जो बैले डांसर वाली थ्योरी थी, जो दशकों तक इस केस का अहम हिस्सा रही, उसका जवाब सिर्फ इतना था कि वो फुटबॉल खेलता था। हाँ, और यही बात टी कीन नाम के साथ भी हुई। तो फिर टी कीन कौन था? वो उसके बहनोई थॉमस कीन का नाम था। वेब ने शायद उनसे ही वो कपड़े लिए थे। कमाल है। लेकिन उस रहस्यमय कोड का क्या, जिसे कोई नहीं तोड़ पाया? ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि वो कोड या तो घुड़दौड़ पर लगाए सट्टे का कोई शॉर्ट हैंड था या उसकी अपनी कविता की कुछ लाइनें। कोई जासूसी कोड नहीं था। और कपड़ों से लेबल? हो सकता है कि टैग उसे चुभते थे और उसने उन्हें काट दिया। एक बहुत ही आम आदत। तो मतलब 70 साल तक दुनिया जिस कहानी को एक इंटरनेशनल स्पाई थ्रिलर समझ रही थी, वो सब शायद हमारे दिमाग की उपज थी। बिल्कुल, और यही इस केस का सबसे बड़ा सबक है। जब जांचकर्ताओं ने चार्ल्स वेब की जिंदगी के बारे में और पता लगाया तो एक बहुत ही दुखद तस्वीर सामने आई। कैसी तस्वीर? उसकी पत्नी डोरोथी ने उसे छोड़ने के आधार पर तलाक के लिए अर्जी दी थी। उसने बताया कि वेब बहुत चुपचाप, मूडी और अकेला रहता था। उसने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने भाई और भतीजे को खो दिया था। उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई थी। मतलब वो बहुत अकेला था? बहुत ज्यादा। तलाक के कागजात से ये भी पता चला कि 1946 में उसने आत्महत्या का प्रयास भी किया था। तो जासूसी की कहानी के बजाय सच्चाई एक बहुत ही मानवीय और दुखद कहानी है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो गहरे दुख और अकेलेपन से जूझ रहा था और जिसने शायद अपनी जान ले ली। और शायद सबसे दुखद बात यह है कि जब वो गायब हुआ तो किसी ने भी उसके लापता होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। कोई इसे ढूंढने वाला नहीं था? कोई नहीं। तो 74 साल का एक अंतर्राष्ट्रीय रहस्य जो जासूसों और गुप्त कोड से भरा लग रहा था, अंत में एक टूटे हुए इंसान की दिल दहला देने वाली कहानी में बदल गया। विज्ञान ने हमें जवाब तो दिया, पर वो जवाब नहीं था जिसकी कई लोगों ने उम्मीद की थी। हमने एक व्यक्ति की पहचान तो कर ली, पर यह केस हमें अपने बारे में भी बहुत कुछ बताता है। ये दिखाता है कि हम एक जटिल रहस्य को एक साधारण दुखद सच्चाई से ज्यादा पसंद करते हैं। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक और अजीब बात का जिक्र है। समर्टन मैन की मौत के कुछ साल बाद एक और आदमी उसी रुबाइयात किताब के साथ मृत पाया गया था जो उसकी छाती पर रखी थी। तो क्या ये सिर्फ एक भयानक संयोग है, या फिर ये इस बात का संकेत है कि चार्ल्स वेब की कहानी से भी गहरा कुछ और चल रहा था जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं?